गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AJIS एकेडमी पर। मैं हूं पवन धनगर, आपका साइंस टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री से एक टॉपिक हमने लिया है आज, हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोजन के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेंगे और उसके बारे में, उसके जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इस तरीके की उसकी जितनी भी जानकारी हमारे सिलेबस से रिलेटेड है उस पर आज हम सब बात करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोजन की अगर हम शुरुआत करें तो हाइड्रोजन जो है हमारे पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम पीरियोडिक टेबल में हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन को हम शो कैसे करते हैं। तो हाइड्रोजन को हम शो करते हैं H से। ठीक है, H उसका सिंबल है। ठीक, और अगर हम हाइड्रोजन के एटम की बात करें तो एटम को हम H से शो करते हैं। एटम का मतलब होता है परमाणु। ठीक है, परमाणु को हम H से शो करते हैं। और अगर अणु की बात करें, है ना, हाइड्रोजन के अणु की अगर हम बात करें, मतलब मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, तो उसे हम H2 से शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अकेला हाइड्रोजन है तो उसको हम एटम कहते हैं, और अगर हाइड्रोजन के दो एटम है तो उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं या हाइड्रोजन का अणु कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्रश्न है कि हाइड्रोजन नेचर में किस फॉर्म में मिलता है। नेचर में हाइड्रोजन इस फॉर्म में मिलता है या इस फॉर्म में मिलता है, मतलब कि एटॉमिक स्टेट में मिलेगा या फिर हमारा जो है मॉलिक्यूलर स्टेट में मिलता है। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन जो है नेचर के अंदर H2 के फॉर्म में हमको मिलता है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, तो उसके रीज़न अभी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। उससे पहले उससे संबंधित कुछ जानकारियां, है ना। सबसे पहले तो हाइड्रोजन को की खोज जो है ना, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। हाइड्रोजन की खोज जो है वो हेनरी कैंडिश ने की थी। ठीक है, और कौन सा ईयर था, 1766। ठीक है, अब इस लेक्चर में आपको केवल मैं वही सारे फैक्ट्स बताऊंगा, क्योंकि हाइड्रोजन पर तो अगर हम थोड़ा सा हायर केमिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। हमारे जो काम की चीज़ें हैं वही फैक्ट और वही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो हाइड्रोजन की जो डिस्कवरी हुई थी सबसे पहले हुई थी 1766, मतलब 1766 में। और किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। फाइन, ठीक, इतनी बात क्लियर। चलो अब आगे चले। तो हाइड्रोजन का सिंबल हमने देखा कि H है, उसका जो मॉलिक्यूलर सिंबल है वो H2 है। अब इसके अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या जो है हाइड्रोजन की 1 होती है। अब ये परमाणु संख्या क्या होती है उसको समझ लीजिए। कोई भी एटम है, हमने एटम का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। जिनका बैकग्राउंड साइंस से नहीं भी है उन्होंने भी 9th-10th में एटम के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, एटम जो है कि स्पेरिकल होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, वहाँ पर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और इस तरह ऑर्बिट में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतनी बात सभी को पता होगी। ये एटम है, ये हर एटम जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके का होता है, बट उसमें डिफरेंस क्या होता है, इन तीनों जो पार्टिकल्स हैं, है ना, कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। प्रोटॉन, सबसे पहले प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, और तीसरा है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 3 तरह के पार्टिकल किसी भी एटम के अंदर होते हैं, जो कि उसके सब एटॉमिक पार्टिकल है और फंडामेंटल पार्टिकल्स है, मतलब मूलभूत कण है। इन्हीं कणों से मिलकर किसी परमाणु का निर्माण होता है। हमें यह भी पता है कि कुछ समय पहले तक जो एटम है उसको हम कहते थे कि भाई इसको और ज़्यादा हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, बट आज हमको पता है कि एटम को भी हम तोड़ सकते हैं और उसके अंदर ये 3 पार्टिकल्स होते हैं। तो अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो एटम है उसके अंदर इन तीनों पार्टिकल्स का नंबर कितना होता है वो हमको देखना है। ठीक है, तो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉनों की संख्या जो है यहाँ पर 1 होती है। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो 0 है, मतलब कोई न्यूट्रॉन नहीं है, और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो भी 1 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोटॉन को हम शो करते हैं P पॉजिटिव से, न्यूट्रॉन को हम शो करते हैं किससे, N, ऊपर उसके 0 लगाते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं हम E- से। ठीक है, P+ का मतलब कि प्रोटॉन जो आपका जो पार्टिकल है वो कैसा होता है, वो पॉजिटिव होता है। ठीक, इसका मतलब कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। फाइन, चलिए फिर आगे चलते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो हम बात कर रहे थे कि एटॉमिक नंबर हमने लिखा कि 1 होता है। अब ये 1 कहाँ से लेकर आए हमने, एटॉमिक नंबर जो है 1 ये प्रोटॉन्स का नंबर होता है। मतलब किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर
की अगर हम बात करें तो किसी भी एटम में एटॉमिक नंबर किसकी काउंटिंग होती है एक्चुअल में उसके प्रोटॉन्स का नंबर होता है। जितने उसमें प्रोटॉन है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। और जनरली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो सेम होता है ना। बट इलेक्ट्रॉन के नंबर को हम एज अ एटॉमिक नंबर कंसिडर्ड नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम परमाणु संख्या नहीं कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उनकी जो संख्या है वो कम ज़्यादा हो सकती है। मतलब कोई एक एटम किसी से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और किसी को इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, बट प्रोटॉन्स का नंबर जो है कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर ये चेंज हुआ तो वो एटम ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा कि किसी एटम में 2 प्रोटॉन है, मतलब वो एटम अब हाइड्रोजन नहीं रहा, वो क्या बन चुका है? हीलियम, क्योंकि हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो आगे चलो। तो अब देखिए जरा कि ये हमने बात करी कि एटॉमिक नंबर जो है उसका कितना है? 1 है। आगे चले तो एटॉमिक नंबर के बाद आता है उसका एटॉमिक वेट, मतलब कि परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान इसका कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान भी इसका 1 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी 1 है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 है। क्योंकि परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं हम? एटॉमिक वेट जो होता है आपका, एटॉमिक वेट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर होता है, ठीक है। मतलब कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को ही हम उसकी परमाणु द्रव्यमान उसका कहते हैं। तो अब हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन है ही नहीं, मतलब कि सिर्फ प्रोटॉन है, इसीलिए उसका एटॉमिक वेट भी कितना होगा? 1 ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए फिर आगे चले तो एटॉमिक नंबर के बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमने बता दिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 0 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 1 है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम चले तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है भाई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करना कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां पर है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो हमने आपको बताया था कि यहां पर हम इस तरीके से उसको शो करते हैं। ये 4 ऑर्बिट होते हैं। देखो अभी यहां पर थोड़ा सा मैं आपको हमारा जो एटम वाला वीडियो है उसको पढ़ना पड़ेगा या उसको देखना पड़ेगा। इन शॉर्ट में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, वैसे तो चीज़ें अगर क्लियर नहीं होती है तो लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियो जाकर अच्छे से देखोगे तो आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखो क्या चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि किसी भी एटम में मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर स्थित है उस एटम के अंदर, कहाँ कहाँ पर उनका पोजीशन है, इसी को बताने को ही हम कहते हैं कि हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब उसको समझने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा कि कोई भी एटम जो है हमारा, ये जैसे उसका न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर और उसके ऑर्बिट्स होते हैं, तो एटम के अंदर जो ऑर्बिट्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं, ठीक है। K, L, M, N इस तरीके से वो उनको नाम दिया जाता है। तो ये जो सर्कुलर पाथ है ये हमारा क्या है? ऑर्बिट, ठीक है। अब इस ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। ऑर्बिट के अंदर छोटे छोटे ऑर्बिटल्स होते हैं। उन ऑर्बिटल्स को, वो ऑर्बिटल जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? S, P, D और F, ठीक है। सबको दिखाई दे रहा है यहाँ से? S, P, D और F। तो S, P, D और F ये 4 ऑर्बिटल हैं जो किसके अंदर होते हैं? ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन्हीं ऑर्बिटल्स में जाते हैं। हम ये ऐसा कह सकते हैं कि ऑर्बिट अगर हमारा घर है तो जो ऑर्बिटल है वो उस घर में हमारे रूम्स हैं, है ना। कौन से रूम में कौन रहता है ये हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से रूम में रहता है, मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाता है, ठीक है। तो उसका जो है एक बेसिक सा, हमें सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप में समझने से आप उसका एक बेसिक सा जो ये इसका जो क्रम है ना, इसका जो सीक्वेंस है उसको हम याद करेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे ये न्यूक्लियस से पहला ऑर्बिट है तो इसको हमने कहा 1, इसका नंबर 1, ये दूसरा है तो इसको कहा 2, ये तीसरा है तो इसको कहा 3, ये चौथा है तो इसको कहा 4। अब देखो कि 1 में भी 4 ऑर्बिटल हैं। कौन कौन से? 1s, 1p, 1d और 1f, ठीक है। ये चारों 1 में भी रहेंगे, ये चारों 2 में भी रहेंगे, ये चारों
3 में भी रहेंगे और ये चारों 4 में भी रहेंगे, मतलब ये चारों हर जगह होते हैं, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है या नहीं जाता है ये उस एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। कैसे करेगा, देखो जरा, हमने कह दिया कि इस पहला जो ऑर्बिट है इसके अंदर 4 ऑर्बिटल है, कौन कौन से, 1s 1p 1d और 1f, ठीक है। चलो मान ली बात। अब देखो एक और रूल कहता है ऑक्टेट रूल, कौन सा रूल है, ऑक्टेट रूल, परमाणुओं के संबंध में अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या कहता है, अष्टक नियम कहता है कि किसी भी तत्व के जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उसमें जो उसके ऑर्बिट है ना, जैसे पहला ऑर्बिट है, उस पहले ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इससे उसकी स्टेबिलिटी जो है वो चली जाएगी, है ना। ऐसा वैज्ञानिकों ने कई सारे परमाणुओं का अध्ययन किया, उसके बाद उन्होंने ये नियम बनाया कि किसी भी तत्व के परमाणु में पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2, दूसरे कक्ष में उन्होंने कहा कि 8 होने चाहिए, ठीक है, दूसरे में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, ठीक। तो पहले में 2 रखना है, दूसरे में कितने रखना है, 8 रखना है। फिर उसके बाद तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसमें हमें कितने रखना है, उसमें रखना है कम से कम, मतलब अधिक से अधिक 18, ठीक है। और लास्ट वाला जो है उसमें रखना है हमको 32, फाइन। तो मतलब इस तरीके से अगर कोई एटम चलता है कि उसके पहले ऑर्बिट में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 18 है या चौथे में 32 है, तो उसको माना जाएगा कि ये स्टेबल एटम है। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसको क्या बोलेंगे कि ये अनस्टेबल है, फाइन। तो ये चीज़ हमको किसने बता रखी है, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने पहले से सारी रिसर्च कर रखी है और उन्होंने हमको ये सारी चीज़ें बताई। तो देखो अब हमको 2 कंडीशन को फॉलो करना है कि पहला तो इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है ना, अब फर्स्ट ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पर इसमें रूम तो कितने हैं, 4 रूम है, S है, P है, D है और F है, ठीक है। अब S जो रूम है उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये भी फिक्स होता है कि S में ज्यादा से ज्यादा 2, P में ज्यादा से ज्यादा 6, ठीक है, और D में ज्यादा से ज्यादा 10 और F में ज्यादा से ज्यादा 14, ठीक है। तो अगर हम इनको गिनेंगे तो 10 और 6 16 17 18 और 14, ये 34 हो जाएंगे, ठीक है, 32 हो जाएंगे, सॉरी, है ना। तो मतलब कि अब इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है हमारे पास और जगह कितनी है हमारे पास, टोटल मार के अगर हम देखें तो 32 इलेक्ट्रॉनों की जगह है ना। और रखने कितने हैं, सिर्फ 2, और 2 इलेक्ट्रॉन को रखने की कैपेसिटी किसमें है, S में। इसीलिए हम S में जो है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, मतलब कि पहले ऑर्बिट के बाकी के 3 जो रूम हैं ये खाली पड़े रहेंगे, पर इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, सिर्फ S में ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसीलिए हम इसको लिखते हैं 1s2। बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 1s2 हमने लिख दिया। अब फिर इसके बाद जो सीक्वेंस आता है वो आता है 2s2, ठीक है, मतलब कि सेकंड में, अब देखो सेकंड की बात करें, सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8, ज्यादा से ज्यादा ऑक्टेट रूल के हिसाब से हम कितना रख सकते हैं, 8, है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉनों को रहने के लिए कितनी जगह चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉनों को रहने के लिए 2 रूम चाहिए, ठीक है। S में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और P में कितने रह सकते हैं, 6, तो कुल मिला के कितने हो गए, 8। तो इसलिए हम लिखते हैं 2s2 और 2p6। बात समझ में आई, ठीक है। तो दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 8 इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए 2 रूम चाहिए, कौन से, एक S और एक P। तो चूंकि वो सेकंड में है इसलिए हमने लिख दिया 2s2 2p6, ठीक। फिर आगे चलो, तो अब तीसरे में कितने रखने हैं हमको, तीसरे में रखने हैं 18, है ना। तो 18 रखने हैं तो उसके लिए अब हमको 3 रूम चाहिए। 3 रूम कौन कौन से, S में 2, P में 6 और D में 10, मतलब 8 और ये 10 18। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 2p खत्म हो गया, तो अब फिर से क्या लिखना शुरू करेंगे, 1s2 2s2 2p6, फिर से आ जाएगा 3s2 3p6 और 3d10। बात समझ में आ रही। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जाता है, ठीक है। तो अब हमको इतनी सारी चीजें अगर याद नहीं भी रहती है तो हमको केवल ये सीक्वेंस याद रखना है। क्या सीक्वेंस याद रखोगे कि 1s 2s, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि संख्या तो हर तत्व में अलग अलग होगी, है ना। तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d, इस तरीके से हमको याद रखना है। तो अब हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन में तो एक लौता एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो किस में जाएगा, 1s में। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो जाएगा 1s1, ठीक है। क्लियर इतनी बात। तो ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसकी उपलब्धता की बात करें, इसके परसेंटेज की,
कि पृथ्वी पर हाइड्रोजन जो है वो कितना % पाया जाता है ना, या अगर उसके दूसरे फॉर्म्स से कंपेयर करना हो हमको तो हाइड्रोजन कितना मिलेगा। तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन है, सबसे ज़्यादा जो गैस है वो कौन सी है, एनीबडी, किसी को पता है भाई सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है, तो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, तो टोटल कितना % हो गया ये? 99% के आसपास हो गया। अब बाकी का जो 1% है उसी में सारी गैसें आती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो भी परसेंटेज है अगर एटमॉस्फेयर के हिसाब से हम देखें तो 0.01% होता है, ठीक। बट अगर हाइड्रोजन के 3 टाइप होते हैं, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, उसके हिसाब से देखेंगे तो कुछ परसेंटेज अलग होगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी, ठीक है। उसका एटॉमिक सिंबल ये है, मॉलिक्यूलर सिंबल H2 है, एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक वेट भी 1 है, प्रोटॉन का नंबर 1 है, न्यूट्रॉन का नंबर 0, इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका 1s1। क्लियर, इतनी बात खत्म। चलो फिर आगे चलते हैं। अगली अगर हम बात करें तो ये जो हाइड्रोजन है हमारी, इस हाइड्रोजन को हम बना कैसे सकते हैं? एटमॉस्फेयर में तो मिलती है बट एटमॉस्फेयर में तो बहुत कम है, हमने अभी देखा। और अगर हमको हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है किसी काम के लिए, है ना, जैसे कि मान लीजिए कि रॉकेट होता है हमारा, है ना, रॉकेट में भी जो फ्यूल होता है वो क्या होती है? हाइड्रोजन होती है। या फिर फ्यूल सेल में भी हाइड्रोजन यूज होता है। तो हाइड्रोजन कहाँ से लेके आओगे? एटमॉस्फेयर में तो हाइड्रोजन ना के बराबर है, तो इसलिए हम उसको बनाते हैं, है ना। कैसे बनाते हैं कि उसकी बनाने की कुछ विधियां हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो उससे हम सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत ही 2 सिंपल मेथड है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहली जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब जल के विद्युत अपघटन के द्वारा, ठीक है। हाइड्रोजन को बनाने का सबसे सरल तरीका कौन सा है कि पानी लो और पानी के अंदर जो है वो करंट फ्लो कर दो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो कर दो तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2+O2 में, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2+½ O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पानी के अंदर अगर आप हाई वोल्टेज का करंट फ्लो करते हो तो उससे क्या फॉर्म हो जाएगी? उससे आपको हाइड्रोजन मिल जाएगी और साथ में क्या मिल जाएगी? ऑक्सीजन। अब रहा सवाल कि इस तरीके से होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब विद्युत अपघटन, हिंदी में इसको बोला जाता है विद्युत अपघटन। इस तरीके से एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, उसमें पानी भर देते हैं पूरा, ठीक है। पानी भरने के बाद उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हमने। 2 इलेक्ट्रोड लगाने के बाद उसमें हाई वोल्टेज का जो है करंट आपने फ्लो कर दिया। तो जैसे ही हाई वोल्टेज का करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2 में और O2 में, मतलब कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वहाँ से बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब उन दोनों को आप सेपरेट कर सकते हो। ऑक्सीजन चूंकि हेवी गैस है तो अगर वो एक कंटेनर में आप उनको लेते भी हो तो ऑक्सीजन वजन की वजह से नीचे आ जाएगी, ठीक है। मान लो यहाँ से गैस बनकर निकल रही है बाहर, आपने उनको एक कंटेनर में कलेक्ट किया तो यहाँ पर O2 भी है और H2 भी है, तो थोड़ी देर आप उसको छोड़ दोगे तो O2 जो है हेवी होने की वजह से वो नीचे की तरफ आ जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। इस तरीके से हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। और भी सेपरेशन की कई सारी मेथड्स हैं, ठीक है। तो ये हो गई। तो हाइड्रोजन को बनाने का पहला तरीका कौन सा तरीका? कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जल के विद्युत अपघटन के द्वारा। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका जो उपयोग है वो सबमरीन्स में किया जाता है, जो पनडुब्बियाँ होती है जहाँ पर जो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, है ना, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं। क्योंकि अब सबमरीन के अंदर इतने सारे सैनिक होते हैं, है ना, बहुत सारे पनडुब्बियों के अंदर तो 200-250 के आसपास सैनिक होते हैं, स्टाफ होता है पूरा, ठीक। और साथ में उनको 2-2, 3-3 महीने या 4 महीने तक भी पानी के अंदर रहना होता है, वो बाहर आते ही नहीं है। तो फिर ऐसी कंडीशन में उनको ऑक्सीजन कैसे सप्लाई होगी? भाई इतने सारे ऑक्सीजन के टैंक तो हम लेकर नहीं जा सकते, तो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। किसका? वाटर का। वाटर कहाँ से मिलेगा? वो वाटर के अंदर ही है, पानी के अंदर ही है। तो पनडुब्बी में, सबमरीन्स में वॉल्स के थ्रू पानी को अंदर लिया जाता है और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों प्रोड्यूस की जाती है। फाइन, ठीक है। अब देखो दूसरी विधि जो है उसको कहा जाता है लेबोरेटरी मेथड, मतलब प्रयोगशाला विधि। हाइड्रोजन को बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है ना। हाइड्रोजन को प्रयोगशाला में कैसे बनाओगे? क्योंकि जो हमने ये वाली विधि पढ़ी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वाली, ये जो मेथड है ये इसमें बहुत हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत सारी असेंबली लगानी होती है हमको। तो मतलब कि ये नॉर्मल लैब में ये रिएक्शन जो है लार्ज स्केल पर नहीं हो सकती है।
बट अगर लैब की अगर हम बात करें तो हम लैब में भी केमिकल्स को मिक्स करके जो है हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। कैसे करेंगे कि यहाँ पर अगर लैब में आपको हाइड्रोजन बनाना है तो आप क्या करोगे, आपको लेना है जिंक, ठीक है, जिंक लेना है, जिंक दानेदार जिंक, मतलब कि जिंक जो है एक मेटल है हमारी, उसको लेना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हमको करने हैं, ठीक है, या उनके ग्रेन्यूल्स आते हैं ऑलरेडी मार्केट में, ठीक है, जिंक के ग्रेन्यूल्स या दानेदार जिंक आपको लेना है। उसके ऊपर आपको डाइल्यूट H2SO4 डालना है ना। कौन सा एसिड डालना है, डाइल्यूट H2SO4, फाइन। अब देखोगे तो क्या बनेगा, डाइल्यूट H2SO4 जैसे ही आप डालोगे तो जिंक सल्फेट यहां पर बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। भाई देखो ये H2 जो है ये रिलीज हो गई और ये जो SO4 है ये किसके साथ अटैच हो गया, जिंक के साथ, तो जिंक सल्फेट बन गया हमारा, है ना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिलीज हो गई। ठीक है स्टूडेंट, ये सबसे सिंपल मेथड है हाइड्रोजन को बनाने की। या फिर अगर हम देखें तो किसी भी मेटल के ऊपर अगर आप H2SO4 डालते हो, जनरली, है ना, जनरली कोई भी मेटल हो, लोहा हो या फिर आपका जैसे जिंक है, तो अगर इनके ऊपर आप H2SO4 डालते हो तो वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आयरन के साथ भी होगी और यहाँ पर भी होगी। ठीक, अब रहा सवाल कि इसको क्या ऐसे ही खुले में डाल दिया जाता है कि जिंक लिया और उसके ऊपर H2SO4 डाल दिया और H2 निकल गई, तो वो तो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, हमारे किसी काम नहीं आएगी। तो इसीलिए उसकी एक प्रॉपर असेंबली होती है, उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट, एक व्यवस्था होती है जिसके द्वारा हम हाइड्रोजन को जो है बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हमने एक लिया, एक इस तरीके का फ्लास्क लिया, है ना, उस फ्लास्क को हमने यहाँ पर पहले से हमने जिंक डाल दिया, जिंक, है ना, ये जिंक है। अब इस फ्लास्क में हमने क्या किया कि ऊपर से ये क्लोज्ड है, क्लोज कर दिया इसको। क्लोज करने के बाद इसमें एक छोटा सा एक कॉर्क का ये ढक्कन होता है जिसमें हम एक ट्यूब को इस तरीके से अटैच कर देते हैं या फंसा देते हैं ट्यूब को। इस ट्यूब का शेप इस तरीके से होता है, इसको बोला जाता है कीप, है ना, थिसिल कीप। एक वो होती ना जिससे हम ऑयल वगैरह लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, झिप्पी या चुंगी बोला जाता है, तो उस तरह का इसका शेप होता है, फनल लाइक शेप होता है। तो उसको इस तरीके से हम यहाँ पर रख देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर एक और ट्यूब को हम अटैच करते हैं। इस ट्यूब का जो शेप है वो देखेंगे हम कि ये इस तरीके से होता है, यहाँ पर ये इस तरीके से मुड़ती है और आगे जाकर ये फिर से इस तरीके से ऊपर की ओर हो जाती है। अब करना क्या है आपको, इस ये वाली जो ट्यूब है इसको एक दूसरे कंटेनर में इस तरीके से पूरा अरेंज किया हुआ होता है और उस कंटेनर में जो है पानी भरा होता है। पानी भरने के साथ इस कीप का जो, इस ट्यूब का जो सिरा होता है उसके ऊपर हम एक उल्टा बीकर या उल्टा कोई एक ग्लास वेयर जो है यहाँ पर इस तरीके से अरेंज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इतनी असेंबली समझ में आ रही है। क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसमें जिंक लिया। अब इस कीप की सहायता से हम यहाँ पर H2SO4 को यहाँ भर देते हैं और वो कीप का जो होल है बहुत छोटा होता है, इसलिए बूंद बूंद करके H2SO4 जो है यहाँ से नीचे गिरता रहता है। H2SO4 नीचे गिरेगा, यहाँ पर ये रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इस ट्यूब से होती हुई कहाँ जाएगी, यहाँ पर, और इस तरीके से ये जो उल्टा करके हमने यहाँ पर इसके ऊपर एक कांच का, हम बोल सकते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर हो, टेस्ट ट्यूब हो या बीकर हो, कुछ भी हो ऐसा कांच का, हमने उसको उल्टा करके रख दिया तो उस पर जो है अंदर की तरफ यहाँ पर जो है आपकी हाइड्रोजन गैस जो है जमा हो जाएगी। चूंकि यहाँ पर पानी है इसलिए वो यहाँ से निकलकर बाहर नहीं जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोजन गैस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये सबसे सिंपल मेथड है हाइड्रोजन को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने का। इसकी असेंबली हर लैब में मिल जाती है और इसीलिए स्टूडेंट्स को भी ये प्रैक्टिकल में करके दिखाया जा सकता है। ठीक, अब बात करें तो ये जो हाइड्रोजन हमको मिलती है, इस हाइड्रोजन में कई प्रकार की इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, है ना। वो जो अशुद्धि होती है, आर्सेनिक की हो गई और भी दूसरी तरीके की अशुद्धियां होती है, तो उनको अलग अलग मेथड से जो है वो सेपरेट कर लिया जाता है और फाइनली हमको प्योर हाइड्रोजन गैस जो है मिल जाती है। ठीक, तो हमें जितना याद रखना है वो यही चीज़ है कि जिंक और H2SO4 की रिएक्शन से जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है वहाँ से रिलीज होती है और ये जो असेंबली है इसको हमको ध्यान में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर। तो ये हमने हाइड्रोजन गैस बना ली। हाइड्रोजन गैस को बनाने की दो मुख्य विधियां मैंने आपको बता दी। पहली तो हो गई हमारी कौन सी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और दूसरी हो गई हमारी प्रयोगशाला विधि, है ना, इसको बोला जाता है लेबोरेटरी मेथड। अब आगे चलो तो हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि हाइड्रोजन कैसी होती है ना।
उसका नामकरण हमने कर दिया, उसको कैसे बनाते हैं ये भी आपको बता दिया। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करें, गुणों की बात करें, तो किसी भी एटम में दो तरीके की प्रॉपर्टी है, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल का मतलब कि वो कैसी दिखती है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका ऑर्डर कैसा है, ये सारी चीज़ें बोलेंगे। केमिकल के अंदर कि वो किसके साथ क्या रिएक्शन करती है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन गैस जो है वो कलरलेस होती है। कलरलेस मतलब रंगहीन, ये पहली क्वालिटी हो गई उसकी कि उसका कोई रंग नहीं होता है। फिर ऑर्डरलेस का मतलब गंधहीन, उसकी कोई गंध भी नहीं होती है, मतलब कि कोई स्मेल भी नहीं है। रंगहीन है, गंधहीन है, मतलब कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। और यहां पर जो है टेस्ट मतलब कि स्वादहीन, उसका कोई स्वाद भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, ना तो रंग है, ना गंध है, ना ही स्वाद है। मतलब कि अगर हाइड्रोजन इस रूम में है या नहीं है, इस चीज़ की जानकारी अगर हमको लेनी है तो हमें कोई ना कोई टेस्ट लगाना पड़ेगा। हम उसको देखकर या सूंघकर या टेस्ट करके ये नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन है या नहीं है। जैसे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे रूम में बढ़ रही है तो हमें क्या होने लगेगा, सफोकेशन, तो वो उसकी एक पहचान है। बट हाइड्रोजन के साथ तो ऐसा भी कुछ नहीं है ना, तो इसलिए उसको पहचानने के लिए हमको दूसरी मेथड्स यूज़ करनी पड़ेगी। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देख रहे हैं कि कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस है, ठीक। अगली अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की है ना, सभी तत्वों में क्या है, ये सबसे हल्की है, छोटा सा तत्व है, सबसे छोटा तत्व है। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले नंबर पर इसी का नंबर है ना। इसकी पोजीशन भी मैं आपको बता देता हूं, पीरियोडिक टेबल में कहां पर है। तो देखो, पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट आपका पीरियड है, ठीक है, फर्स्ट पीरियड, ये देखो पीरियोडिक टेबल इस तरीके से है हमारी, तो सबसे टॉप पर है ना, सबसे टॉप पर जो है हमारा हाइड्रोजन होता है। सबसे टॉप पर हाइड्रोजन है, फर्स्ट पीरियड ही है और फर्स्ट ग्रुप भी है, ग्रुप भी फर्स्ट है और पीरियड भी फर्स्ट है, ठीक है। तो मतलब कि हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, सबसे हल्का है। अगर इसके घनत्व की हम बात करें तो इसका जो घनत्व, इसकी जो डेंसिटी है, इसकी जो डेंसिटी या इसका घनत्व जो है वो होता है 0.089 ग्राम पर लीटर, ठीक है। मतलब कि इसका जो घनत्व है यहाँ पर घनत्व भी इसका बहुत कम है। फिर आगे अगर हम बात करें इसका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि इसका क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब कोई बता सकता है क्या भाई? बॉइलिंग पॉइंट तो समझ ही गए होंगे कि जिस पर कोई बॉइल हो जाए, ठीक है, या वहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उसके प्रेशर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका माइनस में होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट करीब होता है 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें कि हाइड्रोजन मेल्ट कब हो जाएगी, तो वो भी बहुत ही कम है, 2590 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये मेल्टिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो कहने का मतलब है चूंकि हाइड्रोजन छोटा सा तत्व है इसलिए उसमें सारी चीज़ें कम है, उसका घनत्व भी कम है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, ठीक। फिर और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है कि हाइड्रोजन जो है वो फ्लेमेबल होती है, मतलब कि उसमें आग लग जाती है ना। बट अगर कहीं पर आग लगी हो, हाइड्रोजन में विस्फोट हो सकता है, मतलब ये खुद तो फ्लेमेबल है बट फ्लेमिंग में हेल्प नहीं करती है ये। मतलब कि जैसे ऑक्सीजन जो है फ्लेमिंग में हेल्प करती है, वो खुद जलती भी है और जलने में सहायक भी होती है, परंतु हाइड्रोजन जलती तो जरूर है पर जलने में सहायक नहीं होती है, ठीक है। चलो फिर आगे चलो, तो अब हाइड्रोजन जो है इसके 2-3 टाइप्स होते हैं, या हम उसको कहें कि आइसोटोप होते हैं। क्या होते हैं? आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब कोई बता सकता है क्या भाई? हाइड्रोजन के आइसोटोप मैं आपको बताता हूं। आइसोटोप को हिंदी में बोला जाता है समस्थानिक। क्या बोला जाता है? समस्थानिक। इसको हम अगर डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एटॉमिक वेट जो है, ठीक है, वो कैसा होगा? डिफरेंट। मतलब परमाणु भार जो है वो अलग होगा। परमाणु भार क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही होता है। तो अब प्रोटॉन का नंबर तो चेंज होता नहीं है, तो ऑब्वियसली किसका नंबर चेंज होगा? न्यूट्रॉन का। तो आइसोटोप का मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनमें एटॉमिक वेट जो है ना, एटॉमिक वेट डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर सब उनका सबका क्या है? सेम है, ठीक है। तो यही कंडीशन हम हाइड्रोजन के साथ पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोजन के पास जो है वो 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से आइसोटोप होते हैं भाई हाइड्रोजन के पास? तो देखें, तो हाइड्रोजन के पास जो है ये इसका पहला, जिनको हम नॉर्मल हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है, या इसका एक नाम जो है वो प्रोटियम होता है, प्रोटियम, है ना, प्रोटियम, या इसको नॉर्मल हाइड्रोजन बोला जाता है।
जिसको हाइड्रोजन भी बोला जाता है, और प्रोटियम, एक नाम इसका प्रोटियम है। सिंबल की बात करें तो मैंने आपको बताया, नीचे का जो 1 है उसका मतलब है एटॉमिक नंबर, ऊपर का जो 1 है उसका मतलब है एटॉमिक वेट। ठीक, H इसका सिंबल है, या इसका एक और सिंबल होता है, उसको हम बोलते हैं P। ठीक है, चूंकि इसका नाम प्रोटियम है इसलिए इसको P से भी शो करते हैं। ठीक है, वहां पर भी प्रोटॉन का नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो भी 1 है। ठीक, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि प्रोटॉनों की संख्या इसमें 1 है। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी है, कुछ नहीं है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसमें कितनी है, 1 है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये पहला आइसोटोप समस्थानिक। अच्छा, इनको समस्थानिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज होता है, परमाणु संख्या के आधार पर ये जो है पूरा एटॉमिक पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाया गया है। तो चूंकि संख्या, हमने कहा कि भाई संख्या के आधार पर है, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 1। तो अब इस हाइड्रोजन की परमाणु संख्या जो 1 है और इसका जो स्थान है वो प्रथम समूह और प्रथम आवर्त। ठीक, तो अब इसके जो आइसोटोप है उनको भी इसी स्थान पर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उन सबका भी एटॉमिक नंबर क्या है, 1 ही है। तो इसी वजह से इसको जो है समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, तो समस्थानिक और आइसोटोप। अब अगला देखो, तो दूसरा जो आइसोटोप है वो कौन सा है, दूसरा जो आइसोटोप है वो होता है ड्यूटेरियम। ठीक है, ड्यूटेरियम होता है। ड्यूटेरियम का जो सिंबल होता है, ठीक है, ड्यूटेरियम को हम इस तरीके से शो करते हैं कि एटॉमिक नंबर तो 1 है पर उसका एटॉमिक वेट कितना हो गया, 2 हो गया। या उसका जो सिंबल है वो डी होता है, कैपिटल डी, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक वेट 2 हो गया। क्यों हो गया ये वेरिएशन? क्योंकि वहां पर प्रोटॉनों की संख्या जो है वो कितनी है, वो तो 1 ही है, पर न्यूट्रॉन भी अब कितना आ गया है, 1 आ गया है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो तो पहले से ही 1 है। तो 1 और 1 2, मतलब कि एटॉमिक वेट जो है इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये दूसरे नंबर का हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ये तीनों हाइड्रोजन ही है, इसका अलग वेराइटी है, एक आप ऐसा समझ लो। ठीक, फिर अगला जो देखें तो अगला जो होता है वो होता है ट्रीटियम है ना, ट्रीटियम। तो ट्रीटियम जो होता है, ट्रीटियम का सिंबल जो है वो कितना, कौन सा होता है, उसको अगर S से रिप्रेजेंट करें तो 1 और 3 लिखना पड़ेगा, और T से रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 और 3 वहां पर भी लिखना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखें तो प्रोटॉन तो 1 ही रहने वाला है ऑब्वियसली सभी में, न्यूट्रॉन यहाँ पर कितने हो गए अब 2, और इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 1 ही है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बदली नहीं है, केवल किसका नंबर चेंज हुआ है, न्यूट्रॉन्स का। पहले वाले हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, दूसरे में जो है वो 1 न्यूट्रॉन है, और तीसरे में जो है वो 2 न्यूट्रॉन है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो है हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। ठीक है, अब इनका जो उपयोग है वो अलग अलग तरीके से। नॉर्मल हाइड्रोजन के उपयोग की अगर हम बात करें तो कई सारे उपयोग हैं। ठीक है, जैसे कि रॉकेट का फ्यूल बनाने में यूज होती है। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो एयर बस में इसको भरा जाता है। एयर बस का मतलब वो पहले इस तरीके से जो गुब्बारे चलते थे ना, जिनके नीचे ये देखो, ये इस तरीके का एक बलून होता है जिसके अंदर H2 प्लस हीलियम, 2 चीजें भरी जाती है। 15% H2 होती है, 85% हीलियम होती है, और इसके नीचे एक बास्केट लगा होता है जिसमें लोग बैठे होते हैं, जैसे हॉट एयर बलून होता है ना, उसी टाइप से। और पुराने ज़माने में जब एरोप्लेन नहीं बने थे या शुरू में, तब इस तरीके के जो एयर बलून है उनको उड़ाया जाता था हवा में, एक जगह से दूसरी जगह पर इनको जो है एज अ व्हीकल यूज़ किया जाता था। ठीक है, बट अब तो अच्छे एरोप्लेन आ गए हैं तो इनका कोई उतना महत्व नहीं रहा है, केवल जो इनॉग्रेशन होती, फंक्शंस होते हैं, उन्हीं में इनका यूज़ होता है बस, वर्किंग इनका अब कुछ नहीं रह गया है। तो बट उनको बनाने में हाइड्रोजन का यूज़ होता है। ठीक, फिर आगे अगर हम बात करें तो जो आपका वनस्पति घी होता है ना, वेजिटेबल ऑयल या वेजिटेबल घी, जिसको हम डालडा बोलते हैं, तो डालडा जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, तेल से। तो ऑयल में निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर हम उसका हाइड्रोजिनेशन करते हैं, है ना, मतलब कि वनस्पति तेल के अंदर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, किसकी उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल मतलब Na, तो वो किस में बदल जाता है, वो डालडा घी में बदल जाता है, मतलब वनस्पति घी में बदल जाता है। तो ये भी हाइड्रोजन का एक उपयोग है। ठीक, फिर इसके बाद में प्रयोगशाला में कई तरीके की गैसें बनाने में, जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया का निर्माण, अमोनिया एक महत्वपूर्ण गैस है, उसके निर्माण में भी हाइड्रोजन का उपयोग होता है। कैसे होता है कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो क्या बनेगी, अमोनिया। ठीक है, ये बन गई अमोनिया। तो इसको बोला जाता है हेवर प्रोसेस। हेवर प्रोसेस से
अमोनिया बनाने के लिए हमको हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होगी। और इसी तरीके से प्रयोगशाला में और भी कई चीजें होती हैं जिनको बनाने में हाइड्रोजन का यूज होता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट जो थी वो मैंने आपको सब बता दिया। अमोनिया बनाने में, रॉकेट फ्यूल में, फ्यूल सेल में। फ्यूल सेल क्या होता है वो भी बता देता हूं मैं। देखो एक बार कि फ्यूल सेल जैसे हमारा नॉर्मल सेल होता है ना, घड़ी में लगाते हैं, मोबाइल में लगाते हैं, तो वो तो थोड़े दिन बाद डिस्चार्ज हो जाता है, या रिचार्जेबल है तो उसको हम चार्ज भी कर सकते हैं। बट फ्यूल सेल ऐसा सेल होता है जो कभी डिस्चार्ज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें दो गैसें होती है ना। देखो इस तरीके से उसका शेप होता है फ्यूल सेल का। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और इस तरफ से जो है वो हाइड्रोजन यहाँ पर लगातार सप्लाई की जाती है और इस तरफ से ऑक्सीजन जो है वो लगातार सप्लाई की जाती है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? वाटर और एनर्जी रिलीज करती हैं और उसी एनर्जी से ये सेल चलता है। ठीक है, तो ये सेल तो खैर एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है, इसके बारे में हम सेपरेट टॉपिक भी बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें यूज किया जाता है। चलो अब दूसरे नंबर की बात करें तो ड्यूटेरियम का यूज क्या किया जाता है भाई? ड्यूटेरियम का जो यूज है वो D2O भारी जल है ना, हेवी वाटर बनाने में यूज किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है, एटम बम, हाइड्रोजन बम बनाने में यूज किया जाता है। ठीक, इसी तरीके से ट्रीटियम की अगर बात करें तो ट्रीटियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, जो कि हमारी पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में मिलता है ना। मतलब कि अगर हम कहें कि 10⁻17 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अगर हैं तो उसमें से एक मॉलिक्यूल किसका होगा? ट्रीटियम का। इतना कम होता है। ठीक, ड्यूटेरियम की अगर हम बात करें तो 5000 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल किसका होगा? ड्यूटेरियम का। ठीक है, तो अगर इन तीनों की कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सा आपको हाइड्रोजन मिलेगा? पहले नंबर वाला। कितने परसेंट मिलता है? 99.99%। मतलब जितना भी हाइड्रोजन है एटमॉस्फेयर में उसमें से 99.99% कौन सा है? पहले वाला। ठीक, ड्यूटेरियम जो है ये बहुत कम अमाउंट में आपको मिलेगा। ठीक है, ड्यूटेरियम मैंने आपको जैसे अभी बताया कि कितना है कि अगर 5000 मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के तो उसमें से एक मॉलिक्यूल किसका होगा? ड्यूटेरियम का। मतलब कि ये कुछ 0 इस तरीके से मिलेगा। ठीक, और ट्रीटियम जो है वो तो 10⁻17 मतलब बहुत कम है। कितना कम है कि अगर 10⁻17 मॉलिक्यूल किसके हैं? हाइड्रोजन के, तो उसमें से एक मॉलिक्यूल जो होगा वो ट्रीटियम का होगा। और ट्रीटियम जो है एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। जो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ट्रीटियम जो है वो एक रेडियो सक्रिय आइसोटोप है हाइड्रोजन का। ठीक है, और ये जो है सबसे ज्यादा जो इसकी डिस्कवरी हुई है ये मून के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो कि अगर हम चंद्रमा पर पहुंच सके कभी इन फ्यूचर में, ठीक है, तो वहां से अगर इसको लाकर नीचे लाया जा सके या वहीं पर उसका एज अ फ्यूल यूज किया जा सके तो ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, बट पृथ्वी पर ये बहुत कम मात्रा में मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। फिर आगे चले तो आगे एक दो चीजें और रह गई हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज बता दूं कि जो आपका ड्यूटेरियम है ना, प्रोटियम मतलब हाइड्रोजन को तो मैंने बता दिया आपको किसने उसकी खोज की थी, है ना। ड्यूटेरियम की जो खोज है वो किसने की थी? ये 2-3 साइंटिस्ट थे, इनका नाम मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो ड्यूटेरियम की जो खोज है वो की थी यूरे नाम के एक वैज्ञानिक थे, है ना, यूरे। दूसरे नंबर पर जो थे वो मर्फी नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक, और एक और थे वर्कबेड, है ना, उनका नाम जो है वो क्या था? वर्कबेड। और 1913 मतलब कि 1913 में आप अगर ये दो नाम भी याद रख लेते हो तो ये इनफ है, यूरे और मर्फी। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो ड्यूटेरियम है उसको ये प्रूफ किया था। देखो पता तो बहुत पहले चल गया था कि ड्यूटेरियम भी होता है हाइड्रोजन के अंदर, बट उसको प्रूफ जो है वो यूरे और मर्फी ने किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो फिर अगर हम मैं ट्रीटियम की बात करूं तो जो आपका ट्रीटियम है, ट्रीटियम को जो है वो गोल्ड एंड ब्लैकेन, ठीक है, ये दो साइंटिस्ट जो थे इन्होंने 1934 में जो है पता लगाया था कि ट्रीटियम होता है हाइड्रोजन के अंदर बहुत ही लेस अमाउंट में, बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट के नाम हमको अच्छे से याद रखने हैं और साथ में ये इन सबको याद रखना, और ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो ट्रीटियम है ये हाइड्रोजन का जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम चले तो दो टाइप के और हाइड्रोजन मिलते हैं, है ना, जिनको हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। क्या बोला जाता है? एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। एलोट्रॉप ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रोजन के अपर रूप,
अपर रूप। अब ये अपर रूप क्या होता है? जैसे कार्बन के दो अपर रूप हैं, दो एलोट्रॉप्स हैं, हीरा और ग्रेफाइट, है ना। एक और होता है फुलेरिन, पर जो जनरली सभी को पता है वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन के दो, कार्बन के दो अपर रूप है, डायमंड और ग्रेफाइट। ठीक है, मतलब कि कार्बन के अलावा हीरे के रूप में भी पाया जाता है और जो है ग्रेफाइट के फॉर्म में भी पाया जाता है। वैसे ही हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के अलावा दो फॉर्म में पाया जाता है। कौन से? कि ऑर्थो हाइड्रोजन, है ना, और पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन, इसको आप पी भी लिख सकते हो या पैरा भी लिख सकते हो, इसको पूरा नाम भी लिख सकते हैं ऑर्थो, है ना। तो ऑर्थो और पैरा, ये हो गया पैरा हाइड्रोजन, ये हो गया ऑर्थो। अब ये क्या होते हैं ये भी समझ लो जरा। ये हाइड्रोजन क्या होते हैं कि हमने अभी कहा था कि कोई भी एटम जो है, ठीक है, ये नाम लिख लिया आपने, चलो मैं इसके ऊपर लिख देता हूं कि इसके नीचे वाला आपको दिखाई नहीं देगा। देखो हमने अभी कहा कि कोई एटम है, उस एटम में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमता रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक्सिस पर भी घूमता है इस तरीके से, है ना। जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर भी घूमती है और सन के अराउंड भी, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर भी घूमता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमता है। ठीक, अब उसी तरीके से जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट है ना, ये जो प्रोटॉन होता है ये भी अपने एक्सिस पर घूमता है इस तरीके से, है ना, एक्सिस पर। ये किसी के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता, ये बस अपने एक्सिस पर घूमता है, अपने अक्ष पर घूमता है। तो प्रोटॉन जो है अपने अक्ष पर घूमता है। अगर उसके घूमने की जो दिशा है वो दो तरह की है ना। एक तो है क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, और एक कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर प्रोटॉन जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि ये कौन सा हाइड्रोजन है? ऑर्थो हाइड्रोजन। ठीक है, अगर प्रोटॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? पैरा हाइड्रोजन। ठीक है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो ऑर्थो हाइड्रोजन का मतलब कि ऐसा हाइड्रोजन जिसमें न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन किस डायरेक्शन में घूम रहा है? क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। और पैरा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जिसमें नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रहा है। ठीक है, ये बात हमको याद रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन पूछा जाता है। दूसरी बात, जो हमारा 3 आइसोटोप है वो पूछे जाएंगे। ठीक, फिर हाइड्रोजन को बनाने की प्रयोगशाला विधि और वैज्ञानिकों के नाम, इतनी बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा आप जितना ज़्यादा ध्यान रख सको बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट ये तो जो है आपको ध्यान में रखना ही है। तो ये जो है हाइड्रोजन के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो आप पूछ सकते हो। ये हमारा टॉपिक जो है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग फिनिश हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट।